सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो समसामयिकी पर आधारित है। मुद्दा जो है वह कहता है कि बुलडोजर संस्कृति कितनी उचित, कितनी अनुचित। इसके अलावा बुलडोजर संस्कृति के अलावा एक बात और आती है, इनकाउंटर कल्चर, मुठभेड़ संस्कृति। इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। इसमें जो चर्चा के लिए 6 बिंदु हैं, हम उन सभी पे बात करेंगे। जो पहला बिंदु है, न्याय और कानून के मध्य सर्वोच्च कौन। न्याय और कानून के मध्य अगर सर्वोच्चता की बात होगी तो न्याय को अधिक महत्व दिया जाएगा। न्याय ही हर व्यक्ति चाहता है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वह न्याय ही चाहता है। कानून जो है वो न्याय पाने की प्रक्रिया है। जो दंड विधान है उसे कानून कहते हैं। न्याय पाने की जो प्रक्रिया है, चाहे वह लिखित हो या लिखित, वह कानून है। मेरा मानना है कि न्याय सर्वोच्च है, कानून न्याय के बाद ही आता है। अगर हमारे कानून कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो किसी मतलब का नहीं रहता। जो दूसरा बिंदु है, कानूनी तरीके से समय पर न्याय का न मिल पाना अथवा अन्याय होना। इसके विपरीत गैर कानूनी तरीके से न्याय का प्राप्त होना, इसमें कौन सी स्थिति अच्छी है। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है और ये इसमें बहुत सारी पेचीदगी है। अगर हम ये बोलें कि हमें कानून का पालन कर ही न्याय मिलना चाहिए, या हम ये बोलें कि बिना कानून का पालन किए हमें न्याय मिलना चाहिए, दोनों ही स्थिति खतरनाक है। दुर्भाग्य से हमारी कानून व्यवस्था में ये खामियां हैं। हमारे साथ दिक्कत यह है कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है वो इतनी लंबी, थकाऊ और उबाऊ है कि समय पर न्याय न मिल पाना आम बात है। कोई भी मुकदमा हो, वो चाहे फौजदारी हो या दीवानी, सारे मामलों की स्थिति लगभग एक सी होती है। न्याय मिलने में बहुत सा वक्त लगता है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो ऐसी है कि जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देती है। जो ये न्यायिक प्रक्रिया है वो अपराधियों के अनुकूल नहीं, अनुकूल ही है। इसके चलते जो कुख्यात अपराधी हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं।
अगर हम इसके विपरीत हम बात करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से न्याय प्राप्त करना, जो कि आजकल चल रहा है कि इनकाउंटर कल्चर या बुलडोजर कल्चर के माध्यम से, देखिए ये बात भी ठीक नहीं है। स्वस्थ समाज के लिए ये जो कल्चर है वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि हमें खुशी दे, हमें अच्छा लगे कि चलिए न्याय हो गया, लेकिन हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि इसमें गलतियां होने की संभावना है। अभी कुछ केस ऐसे हुए हैं कि आरोपित का घर ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से। बाद में पता चला कि आरोपित निर्दोष है। जो उसका घर ध्वस्त कर दिया गया, उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? इसके अलावे इनकाउंटर में भी ये दिक्कतें आती हैं। बहुत बार इनकाउंटर पे भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसा ऐसा देखा भी गया है कि निर्दोष व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति ना आए। तो मेरा मानना है कि ये दोनों ही स्थिति घातक है। हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना होगा। जो हमारे उबाऊ, थकाऊ और लंबी प्रक्रिया है उसको ठीक करना पड़ेगा। और जो कानूनों का जो जाल है, जो हम हर छोटी मोटी बात को भी अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं, उससे हमें बचना होगा। जो तीसरा जो मुद्दा है, समाज कानून को महत्व देता है अथवा न्याय को। न्यायिक आपातकाल की स्थिति में क्या समाज के द्वारा उद्योग संस्कृति का शोषण उचित है? देखिए, समाज तो न्याय को ही महत्व देता है और देगा। बुलडोजर संस्कृति तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें गलतियां होने की संभावना है। अभी एक घटना हुई थी बहराइच में। क्या हुआ कि धार्मिक जुलूस निकला, उस पे मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, दंगा फैल गया। सरकार ने आदेश दिया कि घर ढहा दो। दुर्भाग्य से उसमें कुछ घर हिंदुओं के भी आ गए। अब वो रो रहे थे कि भाई, जब मैंने पत्थरबाजी ही नहीं की, मैंने दंगा ही नहीं किया, तो फिर मेरे घर के ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो फिर हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना। तो बुलडोजर संस्कृति कुछ मायनों में ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट तो है नहीं। चौथा है, न्यायालय का काम कानून के अनुसार न्याय करना है और विधायिका का काम न्याय के अनुसार कानून बनाना है। किंतु दोनों की जिम्मेदारी है न्याय और सुरक्षा देना। हाँ, ये बात तो सही है। विधायिका को भी चाहिए कि जो समाज चाहता है, जो देश चाहता है, उसी के अनुसार कानून का निर्माण करे। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ऐसे उटपटांग कानून हैं कि जिसका दुरुपयोग होता है। स्त्री पुरुष के मामले में जो कानून है वो बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में है। पुरुषों की इसमें कुछ गलती ही नहीं है, और पुरुष हमेशा पीड़ित होता है। तो हमें ये भी देखना है कि जो विधायिका है वो अपना जो काम है, कानून का निर्माण करना, वो अच्छे से करे, वो ईमानदारी से करे। और न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। जो पांचवा है,
न्याय और कानून की आदर्श स्थिति क्या है? क्या बुलडोजर संस्कृति के दुष्परिणाम संभव है? हाँ, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसके दुष्परिणाम तो संभव है ही। हमने अभी बहराइच की घटना का उदाहरण पेश किया कि जो लोग पीड़ित हैं, जो जो हिंदू पीड़ित थे, जिनके घर पर ही पत्थर चले, उनका ही घर उठने का आदेश आ गया। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? तो हम इस सब चीजों को देखना पड़ेगा। जो छठा और अंतिम है, न्यायालय के द्वारा बुलडोजर संस्कृति को रोकने का प्रयास कितना उचित है, जबकि न्यायालय स्वयं समय पर न्याय नहीं दे पा रही है। देखिए, न्यायालय के द्वारा बुलडोजर संस्कृति को रोकना, वो देखिए, न्यायालय जो है अपना जो काम है वो कानून के अनुसार करती है। जो कानून है वो उसका पालन कर रही है। लेकिन न्यायालय के साथ दिक्कत है कि वो खुद ही न्याय नहीं दे पा रही है। जो कुख्यात अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जनता में भय का माहौल है। तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि जब न्यायपालिका अपना काम नहीं कर पा रही है, तो फिर जो कार्यपालिका की जो बुलडोजर संस्कृति है, उस पे वो कैसे रोक लगा सकती है? तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को तो ये अधिकार नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो ऐसी हो जो कि जो त्वरित न्याय दे सके, वरना इसका कोई फायदा है नहीं। और आज का जो टॉपिक है इसी बात पे है कि हमारे यहाँ जो न्याय है वो जल्दी नहीं मिलता, और हमारे जो कानून के चाले हैं उसमें उलझकर रह जाता है। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, आपने सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। मैं थोड़ी सी अपनी बात रख देता हूँ। देखिए, आपने जो बातें रखी हैं उसमें मेरे एक दो तो प्रश्न हैं, और बाकी मैं थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न मैं रख दे रहा हूँ, बाकी उसका जो है उत्तर जो है कोई भी साथी हमारा देना चाहे या मुनि जी उसको बताना चाहे। एक आपने लाइन कही कि न्याय दिलाने के लिए लिखित या अलिखित किसी भी प्रकार से जो कानून है उसका समर्थन करना चाहिए, या उस प्रक्रिया के द्वारा न्याय मिलना चाहिए। मेरा जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि कानून हम किसे कहेंगे, जो लिखित है या अलिखित को भी हम कानून मान सकते हैं। अगर हम अलिखित को कानून मान लेते हैं तो किस प्रकार से लागू होगा, या फिर हम लिखित दस्तावेज को ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में कानून माने, क्योंकि वो एक प्रमाण के रूप में होता है। और अलिखित है तो वो एक तरह से कहा जाता है कि परिभाषाओं को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि अलिखित है तो आप उसकी कुछ भी व्याख्या कर लीजिए अपने अनुसार। और लिखित है, अगर स्पष्ट है तब तो ठीक है। और आपने उसमें भी अगर कुछ लूप होल छोड़ दिए हैं, घुमा फिरा दिया है, तो फिर वहां पर भी देखा जाएगा कि उस परिभाषा का भी दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन अगर कानून स्पष्ट है तो मुझे लगता है कि वह लिखित रूप में है, तभी उसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और देखिए, जी, मैं जो अपनी बात रख लिखित। देता हूँ पहले। हाँ, हाँ। जी, एक जो मेरा इसमें एक प्रश्न जो उठेगा वो दूसरे पॉइंट पर है। मैंने ये जब लिखा था इस कोटेशन को, दूसरे पॉइंट को लिख रहा था मैं, तो लिखते समय मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि दोनों में से तुलनात्मक समीक्षा का। हालांकि मैं समझता हूं कि दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैं जब तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर लिख रहा था तो मैं ये देख रहा था
कि न्याय और सुरक्षा एक ऐसा विषय है जहां व्यक्ति का या समाज का जो है वह राज्य पर वो विश्वास होता है। मैं ये देखता हूं कि यदि समय पर न्याय और सुरक्षा न मिले तो समाज का राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ता है, और राज्य और समाज के बीच में जो बढ़ती हुई दूरी है, इस दूरी को मैं बहुत अधिक घातक मानता हूं। यह दूरी अव्यवस्था का भी रूप ले सकती है। ये व्यक्ति को अपने आप जो है न्याय के लिए मजबूर करती है, हिंसा के लिए मजबूर करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो समाज और राज्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी है, ये वास्तव में लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हो सकता है कि भविष्य में यह किसी तरह के आंदोलन का स्वरूप पकड़ ले। तो यहाँ पर राज्य और समाज की जब दूरी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुलनात्मक रूप से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो न्याय मिल रहा है और समय पे नहीं मिल रहा है, उसके उसकी तरफ हम देखते हैं गैर कानूनी तरीके से न्याय मिल रहा है, तो समाज जो है वह न्याय का समर्थन करता है। वो कानून का समर्थन नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि कानून बना है न्याय के लिए। एक प्रोसीजर है, मेथड है, और उस मेथड का जो आउटपुट है वो न्याय है। सामान्य व्यक्ति को कानून से कोई मतलब नहीं होता क्या कानून बन रहे हैं। वो एक बात जानता है कि मेरा केस अगर कोर्ट में जाएगा तो 2 साल, 5 साल या 10 साल न चले। हम में से जितने लोग बैठे हैं, या भारत में अधिकांशतः लोग जिनके मामले कोर्ट में नहीं चल रहे हैं, वो लोग हो सकता है कि उस विषय से बहुत परेशान ना हो। लेकिन आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, और वो 6 6 महीने, साल साल भर, 2 2 साल, तारीख पे तारीख, और 10 साल, 20 साल जब खिंच जाता है, मैं वहां लोगों की मनोदशा देखता हूँ। एक भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भारत की न्यायपालिका से या फिर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे संतुष्ट हो। अभी कल या परसों जो अंकिता भंडारी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस पर जो निर्णय आया, उस निर्णय को आने में इतना समय लग गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद फिर अगर कभी कभी फांसी की सजा होती है तो राष्ट्रपति याचिका जाती है, उसके बाद पुनर्याचिका जाती है। वो 10 12 साल पूरा आराम से खिंच जाता है, लेकिन लोग उस पर प्रसन्नता मना रहे हैं कि ठीक है, लोअर कोर्ट से तो फैसला आ गया। न्यायिक प्रक्रिया इतनी थकाऊ और उबाऊ है कि व्यक्ति जो है या समाज जो है वह न्याय का पक्षधर है, वह न्याय को ठीक मानता है। हिंदुओं की ये विशेषता है कि वह किसी भी तरीके के सामाजिक हिंसा से बचना चाहते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर भी कर दिया, रेप भी कर दिया, और पुलिस वाले उसे ले जा रहे हैं कस्टडी में, तो हमारे यहाँ समाज में से वह सुरक्षित रूप से निकल जाता है। लेकिन कई संस्कृति और सभ्यताएं ऐसी हैं जहां उसे भीड़ खींच करके जो है उसे वहीं काम तमाम कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों का जो धैर्य है वो धैर्य इस बात से है कि हमको समय पर न्याय मिल जाए। लेकिन अगर समय पर न्याय नहीं मिल रहा है तो वही अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी कि लोग अपराधियों को जेलों से घसीट घसीट कर मारना शुरू कर देंगे। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी एक चुनौती हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समाज का राज्य के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये राज्य से जो विश्वास है घट रहा है, लेकिन अगर ये घटते घटते खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं यह अराजकता को पैदा कर देगा, लोकतंत्र को चुनौती देगा। उस स्थिति से बचने की तुलना में मैं ये समझता हूं, गैर कानूनी तरीके से अगर न्याय मिल रहा है, और मैंने एक शब्द उसमें और लिखा है, आपातकाल। वर्तमान स्थिति को हम लोग न्यायिक आपातकाल देख करके चल रहे हैं। आपातकाल सिर्फ वो नहीं है जो इंदिरा गांधी ने लगाया, हम लोग उसी को आपातकाल मानकर चल रहे हैं। जबकि भारत में 5 करोड़ से अधिक केसेस केसेस पेंडिंग है। अभी 1992 का केस है, 1950 का केस है, 60 का केस है। इतने वर्षों से लोगों के केस चल रहे हैं, कितने लोग तो बचे नहीं हैं। न तो जिसने केस किया वो बचा है, न जिस पे केस हुआ है वो बचा है, फिर भी केस चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति से न्यायिक आपातकाल घोषित की जा सकती है। और न्यायिक आपातकाल की स्थिति में कुछ ना कुछ विकल्प तो आपको तलाशने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं तलाशेंगे तो वही है कि दूरी बढ़ेगी, और वो लोकतंत्र के लिए कभी भी चुनौती का स्वरूप धारण कर सकती है। तो जब मैं इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है आपातकाल की स्थिति में आप लोग कुछ गुप्त मुकदमा प्रणाली जो हम की बात करते हैं, जहां कुछ लोग बैठे, कुछ मजिस्ट्रेट बैठ जाए, या फिर गांव से कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्मानित लोग हैं वो साक्षी बन जाएं। गुप्त तरीके से साक्ष्य ना होने के बाद भी उसका जो है किसी तरीके से एनकाउंटर कर दिया जाए। बाद में उसमें
जो है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो समाज में बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप मुकदमा प्रणाली नहीं चलाते हैं तो वो न्याय को भी प्रभावित करते हैं, वो सबूतों को भी मिटा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, अगर आप 50 लोगों को चौराहे पर फांसी भी दे देते हैं, 50 लोगों का एनकाउंटर भी कर देते हैं, तो उससे अपराधियों में एक भय जाएगा। एक बात ये देखने की है कि न्याय का लक्ष्य क्या है। तो न्याय के जो 3 लक्ष्य हम देखते हैं: अपराधियों में भय, पीड़ित में संतोष, और समाज में निर्भयता। अगर हमारी जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, ये तीनों में असफल दिखाई देती है, और न्याय के लक्ष्य में ही अगर आप पूरी तरह से असफल हो गए, तो फिर वो कानून तो निरर्थक हो जाते हैं। क्योंकि कानून बने हैं न्याय दिलाने के लिए। प्रोसीजर को, मेथड को आप चेंज कर सकते हैं, आप उसके आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को न्याय न्याय चाहिए, उसे न्याय ही चाहिए। तो समाज वहां पर न्याय को प्राथमिकता देता है। मैं ये भी मानता हूं कि यह बुलडोजर संस्कृति जो है, वह बहुत अच्छी संस्कृति नहीं है। यानी इसमें ऐसे भी लोगों का जो है घर टूटेगा, ऐसे भी लोग जो है निर्दोष लोग हैं, वह भी फंसते हैं। तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं मारा जा रहा है। जो मैंने आदर्श स्थिति की बात लिखी है कि न्याय और कानून की आदर्श स्थिति क्या है, मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति यही है कि हम कानूनों में सुधार करें, और कानूनों के द्वारा व्यक्ति को समय पर न्याय मिल पाए या समय पर सुरक्षा मिल पाए। लेकिन ये स्थिति अधिक अधिक खतरनाक है, जहां पर हम कानूनों में सुधार न कर पाए और व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा मिल ही ना पाए, वह अराजकता का रूप धारण कर सकती है। जो छठा पॉइंट है कि न्यायालय के द्वारा बुलडोजर संस्कृति को रोकने का प्रयास, मुझे लगता है कि न्यायालय की ये मजबूरी है। न्यायालय को करना ही है, क्योंकि जो न्यायालय है वह संविधान और कानून की रक्षा के लिए बनी है, कि संविधान के विरुद्ध कुछ भी ना हो, कानून के विरुद्ध कुछ भी ना हो। और जो न्यायालय है वह विश्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय तो प्रश्न उठाएगी ही उठाएगी, लेकिन न्यायालय के द्वारा इस प्रश्न को उठाया जाना तब और नैतिक कहलाता जब वह स्वयं न्याय समय पर दे पाती। जब न्याय समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो उस और ये पता है स्पष्ट रूप से कि ये व्यक्ति अपराधी है, उस परिस्थिति में जहां कहीं लगता है कि हाँ गलत एनकाउंटर हुआ है, गलत व्यक्ति को मारा है, राज्य गलत काम कर रहा है, वहां पर तो प्रश्न उठाए। लेकिन जहां पर लगता है कि हाँ ठीक है, यह व्यक्ति अपराधी ही था, समाज भी उसको स्वीकार कर लेता है, बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं, और वो मामला कोर्ट में लंबा चलते जाता है, वहां पर न्यायालय को विरोध नहीं करना चाहिए। समर्थन तो खैर न्यायालय कर ही नहीं सकते। मेरा मानना है कि न्यायालय को थोड़ा सा इग्नोर करने की स्थिति में आना चाहिए, कि उस विषय को इग्नोर कर दीजिए। हाँ, इसके दुष्परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, तो उसके लिए न्यायपालिका बनी ही है। मैंने कहा वो स्वयं भी समीक्षा करे कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर एनकाउंटर हुआ है वो सही है, गलत है। वैसे तो समाज में देखिए बहुत सारी चीजें सामने तो आ ही जाती हैं, हम लोग भी अपने आधार पर असेसमेंट कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि गलत व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया है, तो समाज को भी विरोध करना चाहिए, समाज को भी एकजुट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया है, तो आप विरोध अगर नहीं भी कर सकते हैं, समर्थन नहीं भी कर सकते हैं, तो आप उसे इग्नोर करिए, मौन रहिए। ये स्थिति हमें, आपातकाल की स्थिति में कह रहा हूँ, आपातकाल की स्थिति में ये हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प नहीं है। समाज और राज्य के बीच में दूरी बढ़ गई तो वो गंभीर स्थिति हो जाएगी। जी धन्यवाद, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बाबा नमस्कार। बताइए पवन जी। बोलिए भाई साहब। नहीं है क्या? न्याय और कानून के मध्य सर्वोच्च कौन? न्याय और कानून के मध्य भैया कानून ही सर्वोच्च है, क्योंकि कानून के द्वारा ही जो है, जैसा कानून हो उसी हिसाब से न्याय मिल पाता है। न्याय कानून के द्वारा ही संभव है। बाकी न्याय करने के लिए जज स्वतंत्र नहीं। आप अपनी जैसी पैरवी कर पाएंगे, कानून का जितना उपयोग कर पाएंगे, उतना न्याय आपको मिल पाएगा। कानून के तरीके से समय पर न्याय का न मिल पाना अथवा अन्याय होना
और इसके विपरीत गैर कानूनी तरीके से न्याय का प्राप्त होना, इसमें कौन सी स्थिति अच्छी? देखिए, ऐसा है, भारतीय समाज जो है राज्य और उसके कानून से दूर रहने की स्थिति में रहता है। हमारा समाज हमेशा 2 नंबर की व्यवस्था को स्वीकार करता है और ये चाहता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हस्तक्षेप कम से कम हो, तो उसके लिए हम अपनी व्यवस्था करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, किसी से कहने नहीं जाते हैं कि आप हमारे से कम हस्तक्षेप करो हमारे मामले में। हम ऐसी स्थिति बना के रहते हैं कि दूसरा आदमी हमारे में हस्तक्षेप न कर पावे। इसी तरीके से हमारा समाज जो है कानूनों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। हम ये चाहते हैं अंतर्मन से कि राज्य अपने सुदृढ़ रखने के लिए चाहे जैसे उल्टे सीधे कानून बनाते रहे, वह अपने आप को सुदृढ़ रखे, बाहरी ताकतों से हमको सुरक्षित रखे, अपनी संप्रभुता को कायम रखे, बहुत बड़े अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए। बाकी वो चाहे जैसे भी कानून बनाए, हम उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते, क्योंकि हम हस्तक्षेप चाहते ही नहीं है अपने जीवन में। हमारे अपने नियम कानून हैं, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हम कानूनों को बहुत ख्याल करने वाले लोग नहीं, हम गाड़ी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा ड्राइवरिंग पर ध्यान देने वाले लोग हैं। हम थोड़ी कम मजबूत गाड़ी भी अच्छे से चला के अपने गंतव्य तक पहुंच जाने वाले लोग हैं। हम राज्य से लड़ने वाले लोग नहीं, हम राज्य को से बच के निकल जाने वाले लोग। और यह हमारी संस्कृति रही, जबकि यह ऐसी संस्कृति और नहीं रही, ना अरब की ना यूरोप की। वहाँ लोग मारा मारी की व्यवस्था पर रहते हैं, सर राज्य से हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं, वह अपने राज्य को हमेशा अस्थिर करने के प्रयास में लगे रहते हैं, इसलिए उनका शोषण भी अधिक होता है। जितनी व्यक्तिगत आजादी भारत में भारतीयों को है, शायद दुनिया के किसी देश में उतनी व्यक्तिगत आजादी मनुष्य को प्राप्त नहीं। मनुष्यता का यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कानून मानते ही नहीं। और यहाँ का राज्य या कानून बनवाने वाले तंत्र भी पूरी तरीके से कानून लागू नहीं करते, जब तक कि राज्य या सत्ता को कोई समस्या ना हो। समाज कानून को महत्व देता है अथवा न्याय को। न्यायिक आपातकाल की स्थिति में बुलडोजर संस्कृति का समर्थन करना उचित है। जैसे राज्य के कुछ समर्थक होते हैं जिनके वोट से राज्य की सत्ता बनती है, तो उनके खुश करने वाले काम हमेशा राज्य करता रहता है। भाजपा सरकार है तो यह अपने विपक्षियों को, जो मुस्लिम हैं या जो अन्य विपक्षी हैं, जिनको गुंडा माफिया बता के उनकी हत्या करके उनका घर गिरा के अपने सपोर्टरों को खुश कर रही है और उसके सपोर्टर खुश हो रहे हैं। अब ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी जो है समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो शंकराचार्य के ऊपर बनारस में बिना मतलब ही लाठीचार्ज करवा दिया था और 20 सड़क पर शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को मारा था। तो वो तो गुंडों को मार रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये है कि थोड़ा सा अवैध तरीके से हो सकता है मार रहे हो, जबकि हम तो ये जानते हैं कि पूरे न्यायिक तरीके का पालन किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कुछ अवैध तरीके से मार रहे हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस राज्य में अपने सपोर्टरों को खुश करने के लिए शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पे लाठी चला दिया जाए, वहाँ गुंडों अपराधियों के लिए कौन सी बात है? तो ये हमेशा होता रहता है, इस पे उसके समर्थक खुश होते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। न्यायालय का काम कानून के अनुसार न्याय करना।
विधायिका का काम न्याय के अनुसार कानून बनाना, किंतु संयुक्त रूप से दोनों ही सुरक्षा और न्याय के लिए उत्तरदायी। देखिए, न्यायालय का काम कानून के अनुसार न्याय करना तो है ही है, लेकिन देर सवेर करना, परेशान करना, यह बहुत जरूरी चीज। इससे जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो झगड़ालू टाइप के लोग हैं, जो हमेशा विवाद में रहने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। भारत में पैसा खर्च करने के बाद सही काम होता है, गलत काम तो होता ही नहीं। यहाँ अपना सही काम कराने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस देना पड़ता है। तो यह बहुत जरूरी है कि लेट लपेट होता रहे, लोग दौड़ते रहें अपने के लिए, न्याय पाने के लिए। जो न्याय पाने के लिए जो भीख मांगेगा, उसकी दशा भीख मांगे जैसी हो जानी चाहिए, ऐसी हमारी संस्कृति है। न्याय पाने के लिए जब किसी का मुंह देखोगे तो भिखमंगा बनना पड़ेगा। तो उसमें तुम्हारे चप्पल घिस रहे हैं, तुमको लेट सवेर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तुम्हारे साथ शोषण की हर स्थिति होनी ही चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में अपने आप को ले गए हो, चाहे जबरदस्ती गए हो, चाहे स्वैच्छिक से गए हो, जैसी भी स्थिति रही हो, चाहे मजबूरी वश चले गए हो, तो तुम्हारा शोषण हो रहा है। ये समाज का है, ऐसा यहाँ ऐसा होता है, और ये समाज के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। इसलिए लोग अपराध करने से या अपराध में संलिप्त होने से या झगड़े झंझट से बचते हैं, बचाते हैं अपने परिवार को, कि भैया थोड़ा सा नम गम बर्दाश्त कर लो, जिससे कोर्ट कचहरी चक्कर न लगाना पड़े। न्याय और कानून की आदर्श स्थिति क्या है? बुलडोजर संस्कृति के दुष्परिणाम भी संभव। ये इस संस्कृति का परिणाम ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज बढ़ न रहा। कल शंकराचार्य को मारा गया, उससे पहले भी करपात्री जी महाराज को मारा गया था, उससे पहले तमाम जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं को मारा गया था। ये हमेशा सत्ता करती ही रहती है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जैसे जैसे सत्ता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, सत्ता के दावेदार बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये बुलडोजर संस्कृति बढ़ेगी। बुलडोजर की संस्कृति को बुलडोजर ही मत समझिए। समाज में बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट द्वारा मार दिया जाता है, सरकारी लोगों से हत्या करवा दिया जाता है। तमाम तरीके से सरकार सत्ता जो है ये सब काम करती रहती है और हमेशा करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा या कोई विशेष दल ही करता है। सत्ता जो होता है वो हमेशा इसको करता ही रहता है। न्यायालय के द्वारा बुलडोजर संस्कृति को रोकने का प्रयास कितना उचित है? न्यायालय हमारे देश में एक लगभग लगभग इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कुछ न कुछ करता ही रहता है, जिससे विपक्षी दलों को राहत मिलती रहती है। सत्ता के अगेंस्ट रहने वाले लोगों को जीवित रहने का मौका मिल जाता है, पनपने का मौका मिलता है, क्योंकि सत्ता इतना प्रभावी है कि वह जो है काट देती है। लेकिन यह है कि जीवित रहने का मौका मिल जाता है। अमित शाह को कड़ी पार करके ही छोड़ दिया गया, मार नहीं पाए लोग, सत्ता वाले लोग। ऐसे तमाम नेता हैं, प्रज्ञा ठाकुर भी आज अपने वर्क में है, साध्वी ऋतंभरा भी अपने वर्क में है। परेशान किया गया इन लोगों को। ये लोग भी अब जब सत्ता में आ गए हैं तो अपने विपक्षी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यायालय कहीं न कहीं उनके राह में रोड़ा बन जाता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि यहाँ विपक्ष जिंदा रहता है, विपक्ष को खत्म नहीं कर पाते हैं सत्ता पक्ष के लोग। थोड़ी सी सरकार जिसको अहम हो जाता है, इंदिरा गांधी को अहम हो गया था अपने बहुत, तो वो भी चाहती थी कि न्यायालय की व्यवस्था खत्म हो जाए, पूरी तरीके से निरंकुश सत्ता हो जाए। आज मोदी भी चाह रहे हैं कि न्यायालय की व्यवस्था खत्म हो जाए, तो समाज द्वारा एक स्वीकारोक्ति फैला रहे हैं कि न्यायालय की बुराई करो, और कुछ मूर्ख उसके बहकावे में आके अपना खूब बुराई भी कर रहे हैं। जबकि इंडिपेंडेंट बॉडी अगर खत्म हो जाएगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मूर्खता है कि हम जो है अपने
एक अंग को काटने के लिए बात करें। हमारी सहमति ही उनको ताकत देती है, सत्ता को। धन्यवाद। जी, राजेश प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, सभी को प्रणाम। जी बताइए। मैं भी अपना विचार सही गलत रख रहा हूँ थोड़ा सा। मेरा विचार ये है कि न्याय और कानून के मध्य तो न्याय ही सर्वोच्च है। न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और हर देश में होता है, भले उसके साथ कोई न्याय करे चाहे न करे। दूसरा है कानूनी तरीके से समय पर न्याय का न मिल पाना अथवा अन्याय होना, इसके विपरीत गैर कानूनी तरीके से न्याय का प्राप्त होना, इसमें कौन सी अच्छी स्थिति है? तो भले गैर कानूनी की तरह से हो या कानून की तरह से हो, न्याय लोगों को मिलना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति चाहे अमीर व्यक्ति चाहे जो भी हो, अन्याय तो होना ही नहीं चाहिए। यदि न्यायालय न्याय नहीं करता है तो विधायिका को चाहिए कि उसको गैर कानूनी तरीके उसके साथ न्याय करे। तीसरा, समाज कानून को महत्व देता है अथवा न्याय को? न्यायिक आपातकाल की स्थिति में क्या समाज के द्वारा बुलडोजर संस्कृति का समर्थन करना उचित है? समाज समाज कानून को महत्व दे रहा है, लेकिन समाज उससे ज्यादा महत्व देता है न्याय को। और समाज, मेरे विचार से समाज बुलडोजर संस्कृति को 100% तो समर्थन नहीं दे रहा होगा, भले ही 70% 80% समर्थन दे रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ। और न्यायालय का काम कानून के अनुसार न्याय करना और विधायिका का काम न्याय के अनुसार कानून बनाना, किंतु संयुक्त रूप से दोनों ही सुरक्षा और न्याय के लिए उत्तरदायी हैं। ये बात बिल्कुल सही है मेरे विचार से। न्याय और कानून की आदर्श स्थिति क्या है? बुलडोजर संस्कृति के दुष्परिणाम भी संभव हैं। तो मुझे लगता है भविष्य में कुछ न कुछ अंश के रूप में बुलडोजर का दुष्परिणाम दिख सकता है, वो भी बीजेपी को ज्यादा संभावना है। न्यायालय के द्वारा बुलडोजर संस्कृति को रोकने का प्रयास कितना उचित, जबकि न्यायालय स्वयं समय पर न्याय नहीं दे पा रही है? बुलडोजर चलाना, जैसे योगी सरकार चाहे और जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन मजबूरी में ना बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब न्यायालय न्याय करने में असमर्थ है तो विधायिका क्या करेगी? बुलडोजर नहीं चलाएगी तो क्या करेगी? इसलिए जरूरत के अनुसार ये ठीक भी है, लेकिन कुछ न कुछ अंश हानि हो सकता है, मेरा इतनी संभावना है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी अपनी बात रखेंगे? आचार्य सुनील देव जी बताएं। जी प्रणाम सभी साथियों को। देखिए, जहां तक मेरी समझ है, दो रिश्तेदार हमारे जज से रिटायर रहे हैं, उनसे दो चार बार मेरी बातचीत हुई थी। तब उन्होंने दो तीन बातें बताई थी और उस पर बड़ी गहन हम लोगों का विचार हो सकता है। पहला तो उन्होंने कहा, देखिए हम जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अदालत में यानी न्यायालय में बैठे हुए हैं। हम देरी नहीं करते, बल्कि देरी जो पिटीशन दायर करते हैं और जो उनके वकील होते हैं, हम तो किसी भी केस को एक दिन में सुन लें, यदि उसकी पूरी कार्रवाई वकील कर दें और जो सबूत गवाह हैं वो पेश कर दें, सही रूप में हमें लगेगा तो हम निर्णय दे देंगे। पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जो है वो ना फंसे, इसलिए हम
कुछ थोड़ा और पुलिस की कार्रवाई, वकीलों की कार्रवाई, अन्य जो लोग होते हैं उनकी सुनते हैं और खुद बहुत ज्यादा उस पर गहन चिंतन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज उन्होंने और बताई थी कि देखिए, जो केस दायर करते हैं, बहुत गंभीर केस यदि हमारे पास आए, आपने देखा होगा कि बहुत गंभीर केस, जितने भी बड़े केस रहे हैं उनमें ज्यादा जल्दी सुनवाई हुई है और छोटे केसों में बहुत कम, काफी देरी लगी है। उसका कारण यही होता है कि जब बड़े केस होते हैं, मीडिया में जाते हैं और हाईलाइट बनते हैं, पब्लिक उन पर थोड़ा संज्ञान लेती है, जनता, और विरोध में आती है। हम लोग उन केसों को बहुत जल्दी सुनते हैं। कुल मिला के एक मेरा अभी 2 साल पहले का केस है, एक बिजली का, तो मैं थोड़ा अनुभव कर रहा हूं, 10 सेकंड की बात है। 90,000 रुपए बिल आया था और कुछ उसमें एक दो गड़बड़ी रही थी। वो जो लाइनमैन था तो उसने लाइनमैन उतार दी थी। तो मैंने कहा भैया तुम्हारा ये मीटर चल नहीं रहा है, और मीटर जो चल रहा है वो देहात के हिसाब से कुछ ज्यादा चल रहा है, इसको देखिए। 1 किलोवाट का कनेक्शन है और 2 किलोवाट का बिल ले रहे हो, तो ये इसको सही करो। आखिर कई चक्कर लगाते रहे, वहां कुछ नहीं हुआ। वो केस हम गए थे डालने के लिए, तो वकील जो थे आशिक अली, मुस्लिम थे, पिताजी के बड़े मित्र रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा हमसे कि बेटा ये केस डालोगे आचार्य जी, तो फिर भी आपको जो है वो फैसला ही सुनाया जाएगा। मतलब जो फैसला होता है, मतलब 2 पक्षों में, वही न्यायालय में होगा। और न्याय प्रक्रिया बड़ी महंगी हो गई है, 5-7 हजार रुपए आपके केस दायर में लग जाएंगे, इसलिए उसी विभाग से आप कुछ बात करिए। एक मित्र हमारे एडवोकेट हैं, लोकेश शर्मा जी, बदायूं में बैठते हैं, तो उनसे हमने बात करी। बोले अच्छा। मैंने कहा ऐसे से बात है। जाकर के विभाग में नहीं सुना गया। वो 90,000 का बिल 41,000 रुपए में लगभग वो हुआ। 2,500 रुपए हम पर उन्होंने वो डाला, पेनाल्टी डाली थी, और उसके बाद में 41,000 रुपए बिल के जमा हुए, और जो है वो 43,500 रुपए में निपट गया, और वो मात्र दूसरी तारीख में खत्म हो गया। जब सही बात हमने रखी, हमने कहा साहब बिल देखिए, हम कई बार रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये मीटर आपका गड़बड़ चल रहा है, 1 किलोवाट का हमारा कनेक्शन और 2 किलोवाट का आप बिल ले रहे हैं। उन्होंने विभाग के लिए बुलाया, विभाग के लिए तुरंत कहा। तब वहां पर जो एक बात मैं कहना चाह रहा था, इससे मैं लगभग एक बात कई बार कहता हूं, सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से हर विभाग की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती। हम लोग भी 2 साल से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, कभी इस चीज पे भी चर्चा नहीं किया, और इस चीज पे भी हमने गंभीरता से विचार नहीं किया है कि बात तो सही है कि भाई, जैसे हम रेलवे में जाते हैं तो वहां पूछताछ केंद्र है। आप जाएंगे, पूछेंगे ट्रेन कितने बजे आ रही, कौन सी ट्रेन है, क्या है, कितना जो है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी अन्य विभाग में क्यों नहीं है? तो एक पूछताछ केंद्र तहसील में होना चाहिए, थाने में होना चाहिए, न्यायालय में होना चाहिए, अन्य जो जितने भी विभाग है, बिजली है, उनमें सब में होना चाहिए। क्यों दलालगिरी है? इसका मतलब तो यही है कि शासन की और प्रशासन की मंशा कुछ और है। ये जवाबदेही यदि प्रत्येक, अभी एक कल का केस से मतलब मैंने वीडियो में सुना था, मध्य प्रदेश का एक केस है। 7 साल से वो केस लड़ रहा है और 7 साल से उसको नहीं मिला। अर्थात उसने विभागीय अध्यक्ष, जो विभागीय कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उन तक पहुंचा। वो नंगा होकर के सारे कागज उनको एक उसने बना करके उसमें रस्सी में और लपेटते हुए गया है मुख्यमंत्री के कार्यालय। वहां पर हड़कंप मच गया। सारे अधिकारी, जो अधिकारी था वहां पर सबसे बड़ा, तो उसके लिए कहा, तो उसने साफ कहा कि मैं आपसे 3 बार मिल चुका हूं, और मतलब जो उसके नीचे को नजर थी और बिल्कुल भी उसके हक्के वक्के, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए। कहने का मतलब ये है कि एक जवाबदेही तय हो कि इस चीज के लिए आपको इतने दिन में ये काम करना है। कोई इस तरह की व्यवस्था कानूनी रूप में नहीं आती। मैं नहीं मानता कि न्यायालय में बैठा हुआ जज जो है वो, हाँ देखो, जब भ्रष्टाचार है तो वो सभी के जगह है। 50 रुपए अर्दली जो है तारीख बढ़ाने के लिए लेता है, आपकी फाइल निकालने के लिए लेता है, जज जानता है इस बात के लिए। तो वहां लेकिन न्यायालय वास्तव में, यदि न्याय व्यवस्था को अगर हम बहुत ज्यादा और थोड़ा सा जवाबदेही कर दें,
तो और कुछ रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात यह कि निष्पक्ष रूप से मैं मानता हूं कि चाहे वो सरकारें हों, चाहे बड़े जो लोग हैं बहुत जिनका अपना रसूख होता है, जिनका अपना दबदबा होता है समाज पर, जनता पर, उनके लिए न्यायालय ही दंडित करता है और न्यायालय ही उनको, मतलब हमारे यहाँ डीपी यादव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो डीपी यादव का क्या बाहुबली करके वो, मतलब जो है नीतीश कटारा हत्याकांड जो है आप लोगों ने सुना होगा, वो न्यायालय ने ही सुनाया था। और कह सुना गया था कि साहब डीपी यादव ने जजों से बात करी तो कहा गया था कि दिल्ली से और मतलब बिसौली तक जो है हमारे यहाँ मिल है उनका, गन्ना मिल, तो जितनी भी रोड पर पैसे आएंगे उतने हम बिछा देंगे, आपको तोल देंगे। लेकिन न्याय, सजा हुई उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय न्याय नहीं करता या मतलब वो नहीं करता। लेकिन हाँ, इसमें एक जरूरी ये बात है कि छोटी छोटी पिटीशन भी पहुंच जाती है, उन पे भी बड़ा संज्ञान ले लेता है। इस पर थोड़ा सा विचार हो सकता है कि भाई आप बहुत हाईली केस जो है नहीं कर पा रहे हैं, उनका उनका सैल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी छोटी पिटीशन आपके पास आ जाती है, वो भी आप मतलब वो उनको भी सुनने लगते हो। तो उस पर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि छोटी अदालतें बनाई जा सकती है और कुछ मतलब जो है बाकी दो एक अदालत बनी हुई है। कुछ नेताओं के स्तर से एक दो अदालत बनी है कि बहुत जल्दी से मुझे उनके नाम वगैरह याद नहीं है, कि बहुत जल्दी केस की सुनवाई होगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूं, जैसे कि बुलडोजर की थोड़ी बात चल रही थी। देखिए, ये बड़ा हम लोगों ने खूब मीडिया में सुना था कि अतीक अहमद के केस लड़ने से वकील और जज जो है वो घबराते थे। उसका इतना दबदबा था, इतना उसका डर भय था कि ये मरवा देगा। तो एक व्यक्ति का भय इतना व्याप्त हो गया था, उसके कारण वो सुनवाई नहीं कर पा रहे, या जज अपना ट्रांसफर करा लेते थे अन्य मतलब जो है, और लंबा केस के लिए खींच जाते थे, यार पता नहीं कहाँ मरवा दे, कहाँ क्या कर दे, कहाँ किडनैप करा ले बच्चों के लिए कुछ मतलब जो है। तो वहां पर मैं शासन के लिए, सरकार के लिए देखता हूँ जो सरकारों का फेलियर था। क्योंकि प्रशासन तो जो जो सुरक्षा की जो गारंटी है वो तो सरकार के पास होती है, होनी चाहिए, तो नहीं दे पाए, या भाई कुछ और उसमें सरकारों की अपनी कमजोरियां रही होंगी। तो उन चीजों को लेकर के उन्होंने जो है न्याय नहीं कर पाए वो। लेकिन जहाँ योगी जी की बात है, उन्होंने देख लिया कि भाई किस तरह से ऐसे रसूखदार लोग जो हैं वो कानून का गलत फायदा उठा करके जो है और वो कानून से बच जाते हैं। तो इनका एक ही इलाज है, वो इलाज जो अभी हम लोग देख रहे हैं, बुलडोजर का इलाज है और एनकाउंटर का इलाज है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कहीं कोई गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट बात, एक बात कह करके और मैं बात खत्म करूंगा। देखिए, चाहे तो लोकतंत्र हो, हमने ये भी कहता सुना है आप लोगों से कि लोकतंत्र चाहे कितना भी अच्छा हो उसमें अव्यवस्था रहेगी रहेगी। तब मैं कहता हूं, चाहे लोकतंत्र हो और चाहे लोक स्वराज हो या राजशाही हो और या तानाशाही हो, जनता के लिए शांति चाहिए, जनता के लिए भय मुक्त समाज चाहिए, जनता के लिए कंपटीशन का जो चित्र होता है वो एकदम खुला होना चाहिए। यदि ये किसी भी व्यवस्था में मिलता है तो मैं उस व्यवस्था का समर्थन करता हूं। मुझे लोग कोई नहीं है कि साहब बस लोकतंत्र में हमें अपनी बोलने का अधिकार मिल गया, चाहे गलत बोलें या सही बोलें। तो कुछ तो सही गलत बोलने को भी अपनी आजादी मान लेते हैं, जैसा कि हम देखते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उसको भी लोग डिफाइन करने वाले मिल जाते हैं, इसको भी मतलब जो है और लोग मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूं इन चीजों का कोई भी जो है वो एक आधार नहीं है, ना तरीका है। कोई व्यवस्था हो, और कोई व्यवस्था हमें समाज के लिए शांति दे सकती है, समाज के लिए भयमुक्त शासन यानी व्यवस्था दे सकती है। दूसरी बात यह है कि समान अवसर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समान कंपटीशन जो है वो होती है, और व्यक्ति बड़े आराम से वो अपनी जीविका का परिवार का और सबका निर्धारण करके अच्छे से वो चलता है। उससे कोई डर नहीं है कि साहब मैं निकल के जाऊंगा। वो कोई सा भी व्यवस्था हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो राज व्यवस्था हो, जो है चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो लोक स्वराज हो। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमो नमो, धन्यवाद। जी बताइए। आज का विषय कानून और न्याय के मध्य की के बारे के वस्तुओं पर विचार करना है।
न्याय और कानून के मध्य में समन्वय संतुलन की स्थिति होती है और समन्वय संतुलन के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया जो है कि प्रतिपादित की जाती है। अब जो बुलडोजर की प्रक्रिया इसमें देखने को मिल रही है वर्तमान में, न इसको न्याय के पक्ष में कहा जा सकता है न कानून के पक्ष में कहा जा सकता है, लेकिन इसे समन्वय संतुलन के दृष्टिकोण से इसको बढ़िया कहा जाता है, क्योंकि प्रायः सभी चीजें जो है कि समन्वय संतुलन पर ही आधारित होती हैं। समन्वय का समग्र जो दर्शन होता है और व्यापक रूप से होता है, वहां पर राष्ट्र में, काल में, परिस्थिति में इत्यादि हर क्षेत्रों का जो समन्वय होता है, संतुलन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। अब कानून के जैसे भूखे ने रोटी की चोरी कर ली, कानून के हिसाब से वह दंडित है ही बड़ा है, दही कचौड़ी। लेकिन वहां पर यह समन्वय देखा जाएगा, संतुलन देखा जाएगा कि नहीं वो भूखा है, रोटी की चोरी किया है, तो फिर भी उसको जो है कि कोई अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। और जो कानून के अधिकारी हैं वो भी इस चीजों को महत्व नहीं देते हैं। जैसे आज वर्तमान में क्या है कि करोड़ों केसेज लंबित हैं, और इतने अधिक केसेज लंबित हैं, कानून तो कहता है कि प्रोसेस का जो है कि प्रमोद जो है कि निस्तारण होता रहना चाहिए, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और न्याय कहता है कि जो है कि जो उचित समय में है सबको न्याय मिल जाए और उनको जो अशांति है वो शांति में बदल जाए, उनका सत्य का मार्ग प्रशस्त रहे, असत्य जो विमर्श है वो समाप्त हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में समन्वय आ जाता है। अभी जैसे कह रहे थे जो है कि जो प्रमुख मुद्दे होते हैं जो समाज में या राष्ट्र से जुड़ा समाज या जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं, उस पर तत्काल संज्ञान ली जाती है, न्यायालय के द्वारा सुनवाई होती है, उसका निस्तारण होता है और यथाशीघ्र उसका जो है कि प्रतिपादन होकर केस का जो है कि निर्णय हो जाता है। तो यहाँ पर समन्वय देखा, यहाँ ना कानून देखा जाता है ना न्याय देखा जाता है। यहाँ न्याय किसके साथ हो रहा है इससे ही मतलब नहीं है, अन्याय कहाँ हो रहा है इससे मतलब नहीं, कानून क्या है इससे ही मतलब नहीं है। मतलब होता है कि जो यथास्थिति है उसको जो है कहीं बिगड़ने न पावे, उसका संतुलन बना रहे, तत्काल उस पर सुनवाई हो, तत्काल उस पर कार्रवाई हो। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थिति आ जाती है संतुलन समन्वय का, यह ध्यान रखा जाता है। अब जैसे बुलडोजर प्रक्रिया है, यह बुलडोजर प्रक्रिया जो है कि समन्वय संतुलन के सापेक्ष तो ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र चल रहा है, इसमें कोई व्यक्ति को निश्चित रूप से उत्तरदायित्व के अधिकार में बाधा नहीं जा सकता। लेकिन जो पद पर आसीन है उसको जो भी उसके पास समय है काम करने के लिए, वह कार्य कर जाए जिसके लिए वह आया है, और जिसके लिए वह कार्य करना चाहता है उसके लिए संतुलन स्थापित हो। तो यहाँ पर बुलडोजर की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक एक मामले हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी एक सुनने में आया है कि दो किसान परिवार आपस में जो है कि विवाद में लगे थे। 9 धूर की जमीन थी, 9 धूर की जमीन की पैरवी में दोनों पक्ष 5-5 बीघे जमीन बेच दिए। दोनों लोगों का यह उद्देश्य था कि हम जो है कि न्याय प्राप्त करेंगे, तो न्याय तो मिल गया, लेकिन न्याय मिलने की प्रक्रिया में दोनों पक्षों की 5-5 बीघा जमीन बिक गई और मामला था 9 धूर जमीन का। इसमें क्या न्याय हुआ, क्या कानून का प्रतिपादन हुआ? यहाँ सब 0/सन्नाटा हो गया, कहीं कुछ नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में यह कह सकता हूँ कि न्याय भी कुछ नहीं है
और कानून भी कुछ नहीं है। इतनी अधिक जटिलताओं से ग्रसित हो चुका है सारा सिस्टम व्यवस्था, वहां पर सिर्फ संतुलन और समन्वय की बात कर सकते हैं। न्याय भी द्वितीयक हो गया, कानून भी द्वितीयक हो गया। हम न्याय की क्या बात कर सकते हैं? न्याय का जो है कि दमन पद पग पर हो रहा है। कोई भी एक छोटी समस्या यदि विभागीय हो तो उसमें इतना समय लगना है कि यदि आपको जो मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कहीं से लेन देन करके अपना काम पैरवी करा करके यदि अच्छा कार्य है, सही कार्य है, थोड़ा घूस पताई दे करके अपना काम करा लीजिए। हाँ, तो यहाँ न कानून है न तो न्याय है। यहाँ सब भी अपने समन्वय और जो है कि संतुलन के हिसाब से सब चल रहा है। तो जो भी कुछ चल रहा है समन्वय संतुलन के हिसाब से चल रहा है। न कहीं न्याय है न कानून है। इसके साथ मैं यह कह सकता हूँ कि यदि हम जो कहा गया है कि कुछ मामलों का निस्तारण अलग अलग कर दिया जाए, जैसे परिवार व्यवस्था की समस्याओं का निस्तारण जो है कि समाज को दे दिया जाए, परिवार को दे दिया जाए, ग्राम को दे दिया जाए। 90% जो है कि विवाद समाप्त हो जाएंगे। 10% जो रह जाएंगे उसको जो है प्रशासन जो है कि सही ढंग से न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का अपना संतुलन बना करके उसको, ये तो बात सत्य है कि विधायिका जो है कि न्याय के सापेक्ष काम करती है, न्याय को लागू करना चाहती है, और प्रशासन कानून को लागू करना चाहता है। तो इसका जो एक बीच का संतुलन है, समन्वय है, और अंत में जाकर के वही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे जो है कि बांग्लादेश में जो है कि पूरी पूरी सरकार जो है कि अराजकता की भेंट में चढ़ गई और वहां की जो है कि सत्ता वहां है, भाग गई, और वहां के प्रधान क्या क्या के दुनिया भर का जो है कि बाउंडर उखड़ा हुआ। लेकिन वहाँ क्या है, न कानून है, न लोकतंत्र है, न संविधान है, न तो न्याय है। वहाँ कोई चर्चा नहीं है। हाँ, चर्चाएं बातें बहुत होती हैं, लेकिन उनके उनके प्रति जो है कोई नीति नहीं है, न्याय कानून या किसी व्यवस्था के प्रति। वहाँ सिर्फ संतुलन समन्वय है। तो कुल मिलाकर के हम यह देखते हैं कि संतुलन संतुलन और समन्वय की दृष्टि से ही चलना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, हम इसके बारे में सोचने समझने के दौर से बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। माने कितना पीछे छोड़ दिए कि हम न्याय और कानून की तरफ देखना भी जो है कि गवारा नहीं है। जो है कि जो आज का समन्वय संतुलन है उसके हिसाब से लोग कर रहे हैं, वही एक श्रेयस्कर मार्ग है। मैं अब इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, और साथी अपनी बात बताएंगे? नक्श जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। अगर विषय से हटकर भी कुछ बोलना चाहें तो आप बात रख सकते हैं। जी, सोहम कुछ बता रहे हैं? हाँ, सभी को नमस्ते। मैं बोलिए। इस विषय को, अच्छा हाँ, न्यायालय में मैं कहना चाहता हूँ, न्यायालय में बहुत भ्रष्टाचार है। और न्यायालय 10-10, 20-20 साल, 40-40, 50-50 साल केस चलाता है, और बाद में पता चलता है कि व्यक्ति बरी हो जाता है। मतलब अभी हमने एक उत्तर प्रदेश का केस आया है, 103 साल, 40-42 साल तक वो जेल में रहे, फिर उसको कानून ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी, कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की। तो ये कानून एक तरह से कानून की हार है। कानून समय पर न्याय नहीं दे पाता है, और कानून सिर्फ आम आदमी जो सत्यवादी है, निष्ठावान है, और जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसके लिए कानून एक गुंडा तरीका है, गुंडे के टाइप का है, क्योंकि वो लोग कानून से डरते हैं। मगर गुंडों के लिए कानून एक तरीका से सुरक्षा है, क्योंकि अगर वो जेल जाएंगे तो जेल से ही अ, अ, अपना संगठित गिरोह चलाएंगे। जैसे हमने देखा, अभी बताया था कि जो अंसारी है, उसने उसके सारे जज, प्रयागराज का रहने वाला था वो, इलाहाबाद का, उसके सारे जज ने उसके ऊपर कोई से भी, सबने हट गए थे केस, कोई उसका केस सुनवाई नहीं करना चाह रहा था। तो ये एक तरह से ये न्याय की हार हुई है।
मतलब न्यायालय, मान लो ऐसे अगर जज डरते रहेंगे अपराधियों गुंडों से, तो फिर न्याय किससे प्राप्त करेंगे वो? किसके पास जाएंगे न्याय प्राप्त करने के लिए? क्या वो प्रधानमंत्री पास जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री पास जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि न्याय सिर्फ न्यायालय ही दे पाएगा। तो हमारे देश में देख रहे हैं हम, अभी देखा एक नया नया केस, नया जज आया था, उसने कुछ महिला के बारे में कह दिए तो उसको पुलिस के और वकील के सामने उठा बैठक लगवा दी थी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों ने उसको बर्खास्त कर दिया, सेवा समाप्त कर दी। ये गलत किया मेरे हिसाब से। इसलिए गलत किया कि उसने सजा उठक बैठक लगवाई थी, क्योंकि उसने महिला के बारे में अपशब्द किए थे। तो उसने गलत नहीं किया था, मगर हमारे न्यायाधीशों ने सोचा कि यार ये अपन से बड़ा बन जाएगा, इसका वो ओहदा हो जाएगा और ये प्रसिद्ध हो जाएगा, इसलिए उसको सेवा उसकी समाप्त कर दी। हाँ, ये उसका था कि उसको पूरी तरीके से उसकी जांच परख करनी थी, 10 20 50 साल केस चलाना था, उसके बाद उसको सजा देनी थी। ऐसा हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज सोचते। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जज को अगर कोई रास्ता नहीं दे तो ये आम आदमी को भी जेल में डाल देते हैं। खुद मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ हाल है। रात को 2 बजे पुलिस है उस व्यक्ति को पकड़ के थाने में बंद कर दिया, और सुबह उसकी जमानत करवानी पड़ी जब जाके बाहर हुआ। कारण क्यों? कि उसको मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे जज की गाड़ी आ रही थी, उसने उनको रास्ता नहीं दिया निकलने के लिए, उनको आगे नहीं दिया। मगर उस जज ने उसका नहीं जांचा कि ये व्यक्ति किस कारण से रास्ता नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी थी, इसलिए वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, इसलिए उसने रास्ता नहीं, उसको ध्यान नहीं है कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मगर उस जज ने थाने में फोन लगा के पुलिस से उसको पकड़ा दिया। मेरे हिसाब से बुलडोजर संस्कृति संस्कृति अ, उचित है या अनुचित? मेरे हिसाब से ये उचित है। क्यों उचित है? कि इससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा, तो वो अपराध नहीं करेंगे। अभी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे रोकने लगे थे तो अपराधी बहुत डरने लग गए थे, अपराध कम होने लग गए थे धीरे धीरे। अब हमने देखा जैसे बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, अपराधी वापसी बढ़ने लग गए। उन्हें पता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी जज है, ये मुस्लिमों से, इस्लामिक कट्टरपंथियों से डरते हैं या इनसे रिश्वत लेते हैं। मेरे हिसाब से ये लगता है कि जो इस्लामिक देश है इनसे रिश्वत भी लेते हैं और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से डरते भी। इसलिए डरते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कल हमें मार दे या हमारी हत्या कर दे, हमारे बच्चों की हत्या कर दे। तो इस तरीके से ये न्याय नहीं दे पा रहा है, ये दोहरापन कर रहा है। एक तरह से एक आम आदमी के लिए तो ये तुरंत सजा सुना देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, अवमानना केस थोड़ा लगा देते हैं। सॉल्व करिएगा मोहन जी, हम और थोड़ा दूसरी सॉल्व तरह से करिए। अब हम देखते हैं न्याय और कानून आदर्श स्थिति। न्यायालय की आदर्श स्थिति वर्तमान समय में भारत में नहीं है, क्योंकि न्यायालय जाति धर्म देखकर न्याय करता है हमारा देश का। और दूसरा, न्यायालय ने मतलब मैं सोचता हूँ न्यायालय ने बुलडोजर प्रथा को बंद करने के लिए सही तो किया, मगर जहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, युद्ध होने वाला था या हुआ था, जो भी हम मान ले उसको, उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी पकड़ाए। चलिए ठीक है। क्या उनके लिए न्यायालय ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर कोई देश का व्यक्ति अगर कोई केस कर दे तो न्यायालय उसको तुरंत सजा देने के लिए तैयार बैठा रहता है, चुप नहीं रहता है। उसके हाथ में चाबुक है, डंडा है जेल में डालने के लिए। उसका बस नहीं चले नहीं तो वो न्यायालय फांसी पर चढ़ा दे, मगर वो राष्ट्रपति से बंधा हुआ है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी जज वो जस्टिन वर्मा जी पकड़ाए थे, 15 करोड़ जले या 15,000 जले, कुछ भी मान लें पहले, 15,000 करोड़ जले कुछ भी है। तो मैं मानता हूँ कि जज और बहुत भ्रष्टाचारी और बहुत रिश्वतखोरी है हमारे देश की। और लोग बताइए कोई। अब आप समाप्त करिए। मोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए। हेलो। जी हाँ मोहन जी। बताइए। और सभी साथियों का अभिवादन है। और आज बुलडोजर संस्कृति पर, कानून पर और न्याय पर हमारे बहुत से साथियों ने अपनी चर्चा गंभीर रखी है। लेकिन मैं भी 5 मिनट के समय में अपनी बात को रखता हूं कि जहां तक
न्याय का सवाल है तो हम जब देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के 80% लोगों को तो न्याय मिलता ही नहीं है। वो तो जानते नहीं है कोर्ट कचहरी का दरवाजा कैसे होगा और क्या होगा। अगर पंचायती व्यवस्था होती और अगर पंचायत को सरकार अगर कुछ अधिकार दिए होता कि उस अधिकार के तहत पंच परमेश्वर जो है मिलकर के ग्राम पंचायत में जो वार्ड मेंबर होते हैं, पंच उप सरपंच होते हैं, तो बहुत सा न्याय जो है वहां पर हम समझते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से होता। लेकिन आज बहुत से वहां की जो समस्या है उसको आज भी पंच परमेश्वर के माध्यम से, चाहे घरेलू हिंसा हो या संपत्ति की हो या अन्य भी कई मामले, जहां तक बलात्कार वगैरह बहुत सा चीजें रहता है, उसको निपटारा किया जाता है। और जहां तक आप देखिए कि इधर जो 10, 15, 20% की जो केस मुकदमा फौजदारी चलता है तो उसमें या तो नहीं तो समकक्ष जो बाहुबली होते हैं या संपत्ति वाले होते हैं उनका चलता है। बहुत सा मामला जो है वो सरकार के साथ ही नेताओं का चलता है, अपराधियों का चलता है। तो हम जब देखते हैं कि जहां तक न्याय मिलने की है तो अगर सिविल का समस्या है या मान लीजिए भ्रष्टाचार है, चरित्र हरण है या श्रम शोषण है या चरित्र पतन है या आर्थिक विषमता है, इन सब की जो समस्याएं हैं वो तो चलती है, उससे कोई विशेष नुकसान या उससे हादसा या वैसा नहीं होता है। लेकिन जहां तक जो आपराधिक मामला है, जितने भी आपराधिक मामला है, उन आपराधिक मामलों में जो अपराध करने वाला अपराधी है, जो धोखाधड़ी करता है, जालसाजी करता है, बलपूर्वक बलात्कार करता है या जो भी भय का वातावरण बना करके और समाज में अशांति फैला करके रखता है, सबको एक भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर करता है, और अगर वह कोर्ट में न्याय के लिए जाता है तो पहला चीज तो उसका केस नहीं लिया जाता है। अगर किसी प्रकार से वो केस दायर करता है तो उस पर दबाव बनता है कि आप केस वापिस ले लो। अगर वह किसी प्रकार से वहां पर भी ठगता है तो सारे उसके गवाह है उनको एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा करके और उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, और वो अपराधी जो है वो बाइज्जत बरी होता है और फिर जो है समाज में भय का वातावरण बनाता है। अगर ऐसे को कानून या न्यायालय अगर दंड नहीं दे पाती है तो इसका सारा दोष जो है वो न्यायालय पर नहीं जाकर के सरकार पर जाता है। जो कार्यपालिका का विभाग है या जो वर्तमान में सरकार है कि फेलोर सरकार है, और उसके प्रति विश्वास जो है वो समाज का घटता है। तो अगर शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए अगर बुलडोजर संस्कृति चलती है और उससे जनता खुश है, उसको भय मुक्त सरकार मिल रहा है, उसको नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात है कि बुलडोजर का बात आता है कि मानवता बीन है, अरे भाई बुलडोजर भी तो कानून से चलता है। आखिर कानून का पालन पब्लिक नहीं करता है, अवैध स्थान पर 10-10, 20-20 मकान बना करके रखता है, भाड़ा कमाता है, मार्केट बना करके रखता है और पैसे की ताकत से अपना एक गिरोह बना करके रखता है आतंक के लिए।
तो ऐसे अपराधियों पर अगर बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कोई तो है कि समाज की व्यवस्था को बना रहा है। अगर कानून इसको जो है या न्यायपालिका के द्वारा अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो फिर क्या दिक्कत है किसे सरकार जो है इस पर कुछ करे। लेकिन अगर न्यायपालिका वहां पर अगर कमजोर पड़ जाती है और न्याय नहीं दे पाती है, तब जो है सरकार को मजबूर होना पड़ता है। और वो भी कानून के दृष्टिकोण से ही कोई काम करता है। अगर कानून के दृष्टिकोण से काम नहीं करेगा, तुरंत जो है कार्य न्यायपालिका उस पर एक्शन ले लेगा। जहां तक कुछ जो है न्यायपालिका में जो जजेज हैं या जो भी हैं, अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो एहसान है उन पर और उसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, साम्यवादियों से प्रेरित हैं, तो ये कहीं तो अच्छा संस्कृति ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आदर्श स्थिति में तो सारा चीज अगर समन्वय बैठा करके चले तो भाई न्याय अगर न्यायपालिका अगर सही तरह से अगर अपराधियों पर कंट्रोल कर ले तो फिर ये बुलडोजर संस्कृति का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए, उसकी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, उनके मूल अधिकार का वो सुरक्षा होते रहना चाहिए। भाई मूल अधिकार का सुरक्षा तो अंतिम दायित्व न्यायपालिका का है, लेकिन मूल अधिकार का कहने के लिए तो है, लेकिन जमीन पर वो दिखता नहीं है। तो अगर प्रशासन में कोई ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित, समाज के प्रति समर्पित, समाज के सेवा के प्रति समर्पित है और शांति व्यवस्था कायम करता है, जनहित में कार्य करता है, और अगर बुलडोजर कानून के मुताबिक चलता है, तो हम समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है या गलती नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा। अभी अब मुनि जी जो है वो अपना आप करेंगे। थोड़ा करेंगे। जी मेरा बात, मैं अपनी बात को समाप्त कर, धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए, अब मुनि जी का हम लोग जो है मार्गदर्शन ले लेते हैं। मुनि जी का मार्गदर्शन अब जी शायद है नहीं, कोई और साथी तब अपनी बात रखना चाहे तो 1-2 मिनट में रख सकते हैं। मुनि जी का डिस्कनेक्ट हो गया है भाई साहब। ठीक, जी ब्रजेश जी, बताइए मदन जी, आवाज आ शॉर्ट रही है? जी, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। हाँ बताइए। मुख्यमंत्री चला अपराधियों के खिलाफ ज्यादातर अपराधी जिन्होंने मतलब मर्डर कर देते या बलात्कार करके हत्याएं कर देते, तो उनके मकान गिरवाए गए। वो उन्होंने अच्छा करा, लेकिन अपराध एक कर रहा है और उसके सारे परिवार को दंड मिल रहा है, बेघर लोग हो गए। ये थोड़ी मतलब इसको उचित कहें या अनुचित कहें, क्योंकि अपराध या एक घर में से एक कर रहा है तो उसको ही, जब चाहे उसको गोली से मारा जाए चाहे उसको जेल में रखा जाए, अपराध को अपराध मतलब अपराधी को ही दंड दिया जाए तो अच्छा है। आज हमारे वर्तमान समय में मतलब समाज को न्याय पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कानून पर कम है। मतलब न्याय को महत्व दे रहे हैं लोग, कानून को कम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब कोर्ट कचहरियों में आदमी वर्षों भटकता रहता है। जज जो है वो वकीलों के माध्यम से जैसे ही मतलब आगे वर्षों केसों को बढ़ाते रहते हैं। वो चाहे तो मतलब 4 दिन में केस को निपटा दें। तो हमारे अगर गहराई से देखें तो हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ढीली है। ए, तो इस तरह की अगर हमारे देश की न्याय व्यवस्था अगर ढीली रही तो किस तरह से मतलब ये न्याय प्रणाली सुचारू रूप से चलेगी। कानून तो बना दिए हैं सरकार ने, कानूनों का जनता तो पालन करती है, लेकिन जनता पालन ना करती है तो उनको कठोर भी दंड दिए जाते हैं।
अपराधियों को। तो इस तरह से जो हमारे योगी जी ने बुलडोजर संस्कृति इसको कहा गया है, तो ये ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इसलिए है कि मतलब उसको सबक सिखाया जाता है अपराधी को कि मतलब तैने ये अपराध किया, उसका खामियाजा तुझे ये भुगतना पड़ा। लेकिन वो खामियाजा उसको सारे परिवार को ही भुगतना पड़ता है। परेशान घर बार मतलब बेघर हो जाते हैं लोग। जबकि अपराधी अगर उसका गलत ज्यादा अपराध है, बड़ा अपराध है, तो उसका एनकाउंटर करना चाहिए, उसका मर्डर कर देना चाहिए। अगर उसने कोई कत्ल किया है या बलात्कार करके किसी महिला, किसी लड़की को मारा है और अपराध उसका सिद्ध हो गया, तो उसको तुरंत गोली मार दी जाए या फांसी पर लटका दी जाए। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। वर्षों तक लाखों रुपया खर्च करती है, जेल में उसको डाला जाता है। अपराधी पर लाखों रुपया खर्च करती रहती है, वर्षों वर्षों के बाद भी उसको न्याय मिल जाता है, वो छूट जाता है। आजीवन सजा हो जाती है, आजीवन सजा होने के बाद भी वो छूट जाता है, उसको मृत्युदंड नहीं मिलता। तो हमारी जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो बहुत ढीली है। बस इतना ही बोलो। जी धन्यवाद। बाबा, आवाज जा रही है आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ जी ठीक है बाबा, बात रखिए आप अपनी। ऐसा है कि मैं आज यहाँ लाइट नहीं है हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं जुड़ नहीं पाया। अभी भी लाइट नहीं आई है, लेकिन अभी तो जुगाड़ करके जुड़ा हूँ। चलिए खैर, देखिए, विषय बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और विषय बहुत गंभीर भी है। यह बात स्पष्ट है कि पूरे भारत में एकमात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही यह पहचान बनी है कि वे अपराधियों से डर नहीं रहे हैं। बाकी पूरे भारत के बड़े बड़े नेता नक्सलवादियों से भी डरते हैं, अपराधियों से भी डरते हैं। यहाँ तक कि मैं अनुभवी हूं इस बात का कि जज लोग भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स या नक्सलाइट्स का फैसला टालते रहते हैं, जल्दी देते नहीं हैं, या सब होते हुए भी उनको रियायत दे देते हैं, छोड़ देते हैं डर से। क्योंकि यही तो स्थिति है वर्तमान की। तो ऐसी स्थिति में समाधान क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सिर्फ समाधान यही है कि अगर आप बुलडोजर संस्कृति और अपराध दोनों से बचना चाहते हैं, तो आपको गुप्त मुकदमा प्रणाली अपना लेनी चाहिए। न्यायालय की भूमिका बहुत अच्छी हो जाएगी और अपराधियों को दंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि नेता और अपराधियों का गठजोड़ भी खत्म हो जाएगा उसमें। यह गुप्त मुकदमा प्रणाली यही एक आदर्श व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से आप अपराधों को रोक सकते हैं। अगर आप गुप्त मुकदमा प्रणाली को नहीं अपनाते हैं तो आम जनता बुलडोजर प्रथा या इनकाउंटर इनके पक्ष में है। आज अगर योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा पूरे भारत में बढ़ी है, इसी बात के लिए बढ़ी है कि वे अपराधियों से डर नहीं रहे हैं और कानून से हटकर न्याय दे रहे हैं। ये आम जनता समझती है इस बात को
जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वह कानून से हटकर हो रहा है, फिर भी देश भर की जनता उसको पसंद कर रही है, क्योंकि आम जनता को न्याय चाहिए, कानून नहीं। और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वह कानून दे रही है, न्याय नहीं दे रही है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर हमने यदि बुलडोजर संस्कृति से बचना है तो हमें कानून सुधारने पड़ेंगे, हमें न्याय की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। वर्तमान में जो न्याय की परिभाषा है वो पूरी तरह गलत है। न्याय में एक बात अगर आप बदल दे तो बहुत आराम हो जाएगा। सिर्फ एक बात कि पुलिस द्वारा अपराध सिद्ध व्यक्ति निर्दोष नहीं माना जाएगा, संदिग्ध माना जाएगा। अब अगर पुलिस ने किसी को अपराधी घोषित कर दिया तो वह न्यायालय में अपने को निर्दोष सिद्ध करे। अभी तक जो परिभाषा बनी हुई है कि जब तक न्यायालय दोषी न कह दे तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। बदल दीजिए इस परिभाषा को। यदि पुलिस आपको अपराधी घोषित कर दे तो आप संदिग्ध हैं और न्यायालय आप जाइए। अगर इतना भी ये बदल दिया जाए तो बड़ी जल्दी न्याय मिलने लग जाएगा। इतना विलंब होगा ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं है कहीं विलंब होने का। बहुत जल्दी न्याय मिलने लग जाएगा और ये लंबी लंबी प्रक्रिया और कोर्ट कचहरी बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे विचार से तो मैं आपको शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ। और बाकी क्योंकि मैंने सुना भी नहीं आप लोगों का, इसलिए और आप कोई बात कहना चाहें तो बताइए, कोई पूछना बाबूजी, चाहें तो। मेरा एक प्रश्न था। हाँ, मैंने एक प्रश्न ये पूछा था कि कानून हम किसे कहें, लिखित रूप में जो है उसको कहें या जो अलिखित रूप में है उसको भी कानून माना जाए? नहीं, कानून तो अभी वर्तमान में तो लिखित को ही माना जा रहा है वर्तमान समय में, जी। क्योंकि कानून बनता है संविधान से। संविधान लिखित है। और बताइए। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या आज बहादुर सिंह जी भी जुड़े हैं हमारे साथ? बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाहें? और भी गुरुदेव कोई जी, अगर मेरा एक बताइए। प्रश्न था जी मोहन जी। कि क्या न्यायाधीश को स्व विवेक का भी कुछ अधिकार है क्या? न्यायाधीश को स्व विवेक का अधिकार? स्वविवेक। न्यायाधीश को स्व विवेक का अधिकार है कि नहीं? जी बाबूजी। अधिकार से नहीं है। न्यायाधीश कानून के अनुसार ही न्याय दे सकता है। जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर कोई सी जज ने कोई अपराध होते हुए देखा है तो वह जज उस पर निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि न्यायाधीश साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देगा। और बताइए कुछ। एक प्रश्न है बाबा, जो अभी आपने बात कही थी हाँ, कि पुलिस जो है जिसको अपराधी घोषित कर दे
उसके लिए अपराधी मान लिया जाए और वो न्यायालय में अपने आप को निर्दोष साबित करे। हाँ ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि समाज के अच्छे जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप को निर्दोष साबित करते फिरेंगे और जितना भी विपक्ष होगा, सत्ता जिसकी भी होगी, उस सत्ता के बल पर, यानी सत्ता के बल पर जिसकी सरकार होती है, पुलिस उसके सहारे चलती है, उन सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डलवा देंगे। नहीं, जेल अगर में कैसे डाल? दंड देने का तो पुलिस को अधिकार नहीं है, दंड तो कोर्ट देगा। जी बाबूजी, न्यायालय आपने ये नहीं को कहा था, आपने कहा था न्यायालय संदिग्ध में माना जाए, अपराधी ना दंड माना नहीं जाए। देगा। न्यायालय आपको दंड नहीं देगा, नहीं, ये पुलिस। अगर आप पुलिस के निर्णय से असंतुष्ट है तो आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन जी कोर्ट में आप सिद्ध कीजिए कि आपने अपराध नहीं किया है। इसमें बताइए क्या गलत है सुनील? आप पुलिस अच्छे लोगों को ले जाएगी जेल में, मतलब कर देगी, सिद्ध करो इसके लिए। हाँ तो करिए आप। सही बात है, मतलब सही होते हुए भी हम सिद्ध करें और पुलिस की भेंट चढ़ जाएं। हाँ, पुलिस ने आप पर अपराध कायम सिद्ध कर दिया, जी आरोप नहीं। जी पुलिस ने आप पर अपराध सिद्ध कर दिया तो आप अपने को सिद्ध कीजिए कोर्ट में कि हाँ, कि आप गलत नहीं है, पुलिस गलत है। सच तो यही है बाबा वैसे कि पुलिस का फेलियर ही होता है। जो अपराध बढ़ते हैं, जहां डकैती होती है, जो अपराधी पनपते हैं, वो केवल पुलिस का ही फेलियर है, क्योंकि पुलिस की सारी व्यवस्था जो है। क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस की अपेक्षा लोग ज्यादा ईमानदार हैं, आम लोग? बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल मानना गलत है। पुलिस की तुलना में आम लोगों को ज्यादा सही नहीं कहा जा सकता। अगर अगर आम आम लोग ज्यादा सही है तो पुलिस हटा दीजिए, फिर काहे को रखे हुए हैं? आम लोगों में 1-2% जो भ्रष्टाचारी, उनके लिए पुलिस रखे गए अपराधी हैं। चलिए ठीक है। और बताइए, किसी को कोई बात कुछ कहनी हो तो? बाबूजी, आपने कहा कि उसे संदिग्ध मान ले न्यायालय, अपराधी नहीं कहा है आपने। आचार्य जी उसे अपराधी कह रहे हैं कि जिसे पुलिस अपराधी मान ले उसे अपराधी मान लिया जाए। आपने उसको अपराधी नहीं संदिग्ध कहा है। हाँ, संदिग्ध कहा, यही तो मैंने कहा। तो आचार्य जी उसको अपराधी बना रहे हैं कि अपराधी मान लिया जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा उसे। मैं पुलिस ये कह रहा हूँ वो ठप्पा लग गया उस पर, और वो नहीं नहीं, निर्दोष, वो अपराधी कोर्ट तय करेगा। अपराधी तो कोर्ट तय करेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ठप्पा लग गया ना उस पर, संदिग्ध है वो, जिस संदिग्ध है, हाँ, अपराधी नहीं है। और उसने कुछ नहीं किया है, वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाए। और किसी को कोई बात? बताइए ज्ञानंद जी, कुछ कहना है कि समाप्त करना है? आपकी अ, आवाज। हाँ, विपुल जी, बताइए। सोमवार का विषय कुछ बताना है आपको। कुछ मनोज कुमार जी कहना तो नहीं चाह रहे हैं ना? जी जी जी, बाबा जी नमस्कार। जी बताइए। तो मैं तो 2-3 बात कहनी थी बस, शॉर्ट में ही। अच्छा, ये मैं ये कह रहा था, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि समय से न्याय नहीं मिल पाता। अगर समय से न्याय मिल जाए तो समाज व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। दूसरा, हम हमारे साथी ने भी बिल्कुल अभी जो कहा वो सत्य कहा है कि जज साहब डरते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं हो सकता। और तीसरा यह है कि कठोर से कठोर न्याय व्यवस्था देश में होनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरब का सख्त कानून है, सख्त उसकी कानून व्यवस्था है, विश्व में सर्वोपरि है।
तो वहां पर भी तो न्याय व्यवस्था है, चलाने वाले लोग हैं और अपराध करने वाले भी हैं। दूसरा, ये भी बात सही है कि थाने, अगर छोटी से छोटी बात आप थाने चले जा रहे हैं, थाने में जो सही अपना, या तो अपने मन से खींच ले या पैसे से खींच ले, तो उसी पक्ष में कानून व्यवस्था झुक जाती है और फिर उसी हिसाब से केस भी लड़ा जाता। और अभी जो उन्होंने ये बात मेरी हो गई, और अभी जो उन्होंने हमारे आचार्य जी ने कहा, उसका उदाहरण देते हुए कहा डीपी यादव जी का, तो डीपी यादव को सजा सुनाने वाले भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी चर्चा के बीच में रहते हैं वे लोग, और उनके सगे भतीजे ने वो न्याय दिया, न्याय मतलब जो भी उन्हें सजा दी, वे हमारी चर्चा के बीच में जुड़ते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, नमस्कार जी। एक बात और विचार करिएगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर न्याय और जो सीधा मारा जा रहा है इनकाउंटर, जिस पुलिस पर इतना विश्वास नहीं है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि अभी तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें कितने प्रतिशत निर्दोष मारे गए। मेरा जो अपना अनुभव है कि निर्दोष लोगों की, मरने वालों की संख्या 1-2% से ज्यादा। मुझे लगता है बाबा जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं, वो नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिजली की। चलिए ठीक है, आज अच्छी चर्चा हुई। कल मेरे ख्याल से सोमवार से क्या विषय रहेगा ये तय करके संडे को बता दिया जाएगा। फिर अब हम लोग सोमवार को फिर चर्चा में जुड़ते हैं। शायद हम लोग सोमवार को साम दाम दंड भेद पर चर्चा रख सकते हैं, तो कल एक बार विचार कर लेंगे। हाँ, मुनि जी से चर्चा कर लेंगे हम लोग, जैसा होगा। जी ठीक है। जी बस, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।